हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी के उस न्यू बेबी के बारे में जो स्टॉक मार्केट में नया नया ही कुछ महीने पहले लिस्ट हुआ है और बिना काम किए ही काफी नाम भी हो रहा है। वहां पर मजे की चीज क्या है, ये परफेक्ट आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप में कल आ गया था, बट रिजल्ट खराब होने के कारण आज इसमें गिरावट भी देखी गई है। तो उम्मीद करता हूं नाम तो आपने गेस कर ही लिया होगा, तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हम किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो मुकेश अंबानी का बिल्कुल नया बेबी नया नया लिस्ट हुआ है। यहां पर इस स्टॉक की क्वेरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सबसे पहले हम कंपनी को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि चक्कर क्या है, कंपनी कह रही है हम करते बहुत कुछ हैं या करने वाले बहुत कुछ हैं, बट आपको समझना यह जरूरी कि जो कर रहे हैं वो कितना शुरू हुआ है, जो नहीं कर रहे हैं वो कब करने वाले हैं, रिजल्ट जो खराब आए हैं उसके पीछे का सच क्या है, क्या सच में रिजल्ट खराब है या वहां पर कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद क्या है आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप जहां पर ये शेयर आया हुआ है, तभी आप एक फाइनल डिसीजन बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मॉर्निंग में जो हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ डाली थी रिटेल ट्रेडर का, इक्विटी और फ्यूचर की तरफ की कहानी और स्टॉक मार्केट खुलने से पहले की अपडेट, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और अगर आप अपने लर्निंग और अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ 799 रुपीज़ में, जी हाँ सिर्फ 799 रुपीज़ में आप यूट्यूब कम्युनिटी के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और जहां बेहतरीन लर्निंग और अर्निंग मिलती है, हर हफ्ते एक वीडियो और मार्केट खुलने से पहले कुछ न्यूज़ जो आपके हेल्प कर सकती है। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। फैमिली बहुत बड़ी होती जा रही है, तो दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को समझते हैं, तभी समझ पाएंगे सारी कहानी को और वहां पर हम उनके कॉम्पिटिटर को भी उठाएंगे, क्योंकि ये तो हर जगह हमला करने वाली है, राइट। जियो फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो मेनली टू मेजर सेगमेंट में फोकस कर रही है, रिटेल लेंडिंग और कॉर्पोरेट लेंडिंग। ये दो मेन सेगमेंट हैं जिसमें अभी काम स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी सब शुरू करनी है या पाइपलाइन की कहानी है धीरे धीरे। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए जियो फाइनेंशियल ने दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी थी, राइट। और अगर आप नहीं देखिए तो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये किस तरीके से वहां आगे जाएंगे तभी आपकी पिक्चर क्लियर होगी और वो यहाँ पे नहीं लेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जियो फाइनेंशियल के मुताबिक कंपनी पहले जियो के कस्टमर और रिलायंस रिटेल के नेटवर्क पे फोकस करेगी, जिससे कंपनी आसानी से बड़े स्केल पर अपना सर्विस ऑफर कर पाए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर पाए, क्योंकि डेटा तो घर में ही पड़ा है ना। यहां पर इनका टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एनबीएफसी में 60 ट्रिलियन का बिजनेस करना, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस 15 ट्रिलियन का करने का, म्यूचुअल फंड बिजनेस का एयूएम 79 ट्रिलियन करने का, टोटल डिजिटल पेमेंट बिजनेस 3892 ट्रिलियन का। ये है इनका टारगेट जो ये अचीव करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। यानी अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सपना आपको दिखा रहे हैं, आपको इसमें विश्वास करना पड़ेगा अगर आपको ये लगता है कि आपको प्रमोटर पे विश्वास है तो, क्योंकि अगर ये इतना अचीव करते हैं तो सिंपल सी बात है कि कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। बट सिर्फ इतना भी एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि मैंने बोला समरी मिलाएंगे। तो यहां तक हम लोग क्या हुआ, बिजनेस सेगमेंट और एक्सपेंशन का प्लान समझ चुके हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि किस किस बिजनेस सेगमेंट में इनको टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि नया बेबी है ना, टक्कर तो मिलेगी, पुराना खिलाड़ी तो है नहीं। मगर रुकिए, उससे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी अपना प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कैसे करेगी, क्योंकि ये भी बहुत हिट पॉइंट होने वाला है दूसरों के लिए। तो कंपनी अपने बिजनेस में D2C अप्रोच फॉलो करेगा। D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब कंपनी अपनी सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर को पिच करने वाली है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है सीधा आपको बेचेगी। और D2C अप्रोच में कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई ब्रोकर नहीं होने के कारण ये सर्विस कॉस्ट इफेक्टिव होगी और कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन के कारण कस्टमर रिव्यू के थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी आसान हो जाएगा, राइट। और ब्रोकर नहीं रहेगा तो सस्ता भी मिलेगा, तो क्लाइंट भी ज्यादा से ज्यादा लेगा। कंपनी अपना सारा सर्विसेज अपना जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऐप के थ्रू देगी। तो ये हो गया प्लान कैसे देंगे। अब यहां तक हम लोग बिजनेस सेगमेंट, फ्यूचर प्लान, सर्विस डिलीवरी के अप्रोच को समझ चुके हैं। अब कॉम्पिटिटर को जानना है, राइट।
तो जियो फाइनेंशियल अपने लेंडिंग बिजनेस में सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को लोन देना शुरू कर दिया है और ये सर्विस मुंबई में माई जियो ऐप के थ्रू स्टार्ट हो गया है। इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन 300 स्टोर पे स्टार्ट हो गया और फ्यूचर के लिए पाइपलाइन में है सेल्फ एम्प्लॉयड, सोल प्रोप्राइटरशिप, स्मॉल बिजनेस के लिए बिजनेस और मर्चेंट लोन, ऑटो लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट शेयर की सर्विस जो ये लाने वाले। करेक्ट। और इंडिया में डिजिटल कंज्यूमर लेंडिंग का मार्केट 2022 से 2030 तक 22% CAGR से ग्रो होगा, मतलब 2030 तक $720 बिलियन से बिग मार्केट हो जाएगा। अब मार्केट बड़ा होगा तो प्लेयर भी बिग होंगे और लैंडिंग बिजनेस में जियो फाइनेंशियल की टक्कर होने वाली है ना। पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन में बजाज फिनसर्व, पेटीएम, HDFC बैंक, IDFC बैंक, ये सारी चीज़ें जहाँ पर NBFC में ये लोग लोन दे रहे हैं। अगर स्टार्टअप में आ जाओ तो क्रेड, नावी, क्रेडिट भी, सिंपली पे जैसी कंपनियां हैं जो लेंडिंग बिजनेस में काम कर रही है। 2014 से 2022 तक डिजिटल कंज्यूमर लेंडिंग स्टार्टअप $3 बिलियन से ज़्यादा फंड रेज किया है, यानी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे धीरे धीरे आने की कोशिश में है। और इसका सीधा मतलब है कि लेंडिंग बिजनेस में इनको क्या मिलेगी? टफ कंपटीशन मिलेगी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से बैठे हो या स्टार्टअप सेक्टर से बैठे हो। इसके बाद अब आते हैं सेकंड पे। नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट है इंश्योरेंस ब्रोकिंग का। इंश्योरेंस ब्रोकिंग के लिए कंपनी अभी तक 24 इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। इसमें 5 कंपनी लाइफ इंश्योरेंस की है, 15 जनरल इंश्योरेंस की है और 4 हेल्थ इंश्योरेंस की है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस में जियो फाइनेंशियल का मेजर कॉम्पिटिटर होगा पॉलिसी बाजार, एको इंश्योरेंस, टर्टल मिंट, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक। लगभग सभी प्राइवेट बैंक इंश्योरेंस सेल करने में लगे रहते हैं। ये जो भी लिस्ट आपने सुनी है ये है इंश्योरेंस सेल करने वाले कोर इंश्योरेंस ब्रोकर, जिसमें कुछ बड़े स्टार्टअप हैं तो कुछ बड़े बैंक। और इन सब को देखकर ये क्लियर है कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग में भी टक्कर तो मिलेगी ना। आपको लगता है ना टक्कर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कमेंट में जल्दी से तो बताइए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। 40% लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो डेटा बताता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट तो कीजिए। अब थर्ड है, इसके बाद आता है इनका पेमेंट बैंक और पेमेंट सॉल्यूशन। तो माई जियो ऐप में आपको जियो पेमेंट बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा और 10 मिनट में अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। माई जियो पेमेंट बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान से, बट ये जानना जरूरी है, तभी तो कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ऑनलाइन बैंकिंग आज के टाइम में क्या हो गया? फैसिनेटिंग हो गया। ज़्यादातर कस्टमर ब्रांच ही नहीं जाना चाहते। बैंक भी क्लाइंट के इस कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने बैंकिंग सर्विस को मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग पर शिफ्ट कर रहा है। और पब्लिक के इस बैंकिंग बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी लॉन्च हो रही है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक भी है जो जियो से काफ़ी पहले से एक्टिव है। उसके बाद FI बैंक है, जुपिटर बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है। तो आप काउंट करने बैठेंगे तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी, राइट? और सब 1 बाय 1 आ रहे हैं। और इसके बाद अगर आप आ जाओ तो HDFC, ICICI, एक्सिस, ये अपने ऑनलाइन बैंकिंग पर बहुत मोटा पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के पेमेंट बैंक और पेमेंट सॉल्यूशन बिजनेस को समरी करें तो पेमेंट बैंक में जियो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है, बिल पेमेंट हो रहा है और कंपनी जल्द ही डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने वाली, यानी सब होने वाला है। तो मैंने शुरू में क्या बोला था? भविष्य। इसके अलावा पेमेंट ऑप्शन के लिए पायलट स्टेज में जियो फाइनेंशियल का साउंड बॉक्स भी लॉन्च हुआ है। साउंड बॉक्स के मामले में पेटीएम करो, राइट? रूल कर रहा है ना। तो इन सभी पॉइंट से बात क्लियरली दिख रही है कि जियो पेमेंट बैंक यहां पर भी तगड़े कंपटीशन को फेस करेगा। अब आते हैं इनके AMC बिजनेस पे, म्यूचुअल फंड वाला, जिसके लिए ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, सेबी में अप्लाई भी कर दिया है कि भैया हमें दे दीजिए जल्दी से, हम काम शुरू करना चाहते हैं। और ब्लैक रॉक क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी AMC कंपनी है। AMC का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टर का फंड मैनेज करती है। तो जैसे आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड को AMC कहा जाता है। तो आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कमेंट में बताइए। और यहाँ पर एक बिग गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि अब हम लोगों ने म्यूचुअल फंड करना शुरू कर दिया है ऑफिशियली विद लाइसेंस के साथ, यानी हम डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो एक गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, जो हाईली इंटरेस्टेड लोग हों सिर्फ वो अपना डिटेल भर दीजिएगा। इसमें म्यूचुअल फंड का ऐप भी मिलेगा, हमारी
साइड से आपको गाइड भी मिलेगा कि म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। आपका कोई म्यूचुअल फंड खराब है तो वो भी हम बताएंगे कि भैया ये सही नहीं है, पुराने को ट्रैक कर देंगे, नया बता देंगे। और प्लस सबसे मजे की चीज़, आगे भी भविष्य में आपका म्यूचुअल फंड हमारे व्यू के अंदर रहेगा, तो कभी भी मार्केट में गिरावट चढ़ाव के अनुसार हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से गूगल फॉर्म को भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो एमसी बिजनेस में जियो, ब्लैक रॉक का कंपटीशन किससे होगा? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, दिग्गज खिलाड़ी बैठे हैं और वहां पर अब जीरोधा आ गया, ग्रो आ गया, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि कोई सेगमेंट ऐसा नहीं बचा है जहां पे दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, बट इनके पास है डेटा और रिलायंस इनके पापा। इसलिए मैंने स्टार्ट कहा था नया बेबी, रीजन था, ऐसे ही नहीं बोला था, रीजन था। तो सफर आसान नहीं है। अब यहां तक हम लोग बिजनेस सेगमेंट, हर सेगमेंट के कॉम्पिटिटर को समझ चुके हैं, राइट। अब रिजल्ट को देखते हैं और रिजल्ट के एक हुक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया। रिजल्ट से बहुत उम्मीद थी, जिसके कारण स्टॉक भी भागना चालू हो गया था, लेकिन हुआ उल्टा। तो पता चलता है कि कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 56% की गिरावट हुई, राइट। और इससे क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटकर 294 करोड़ पे पहुंच गया। और ये कमी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। अगर कंपनी के राजस्व की प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें भी 32% की गिरावट आई है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटकर 413.61 करोड़ हो गया है। दिसंबर के क्वार्टर में टोटल एक्सपेंडिचर बढ़कर 98.95 करोड़ हो गया और पहले क्वार्टर में 71.43 करोड़ था। अगर कंपनी के नेट गेन की बात की जाए तो 103.3 करोड़ है, जबकि एक क्वार्टर पहले ये 164 करोड़ था, राइट। अब रिजल्ट खराब क्यों आए इसको समझना जरूरी है, राइट। तो मेजर रीजन देखते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिविडेंड इनकम 0 है, वहीं लास्ट क्वार्टर में ये 217 करोड़ था। एम्प्लॉय एडिशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग और कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप एक्सपेंस भी ज्यादा कंपनी के हैं। तो ये वो रीजन है जिसका कारण आपने क्या हुआ, रिजल्ट में इंपैक्ट दिखा। बट याद रखिए, जैसे जैसे कंपनी अपने धंधे को बढ़ाएगी, बिजनेस को बढ़ाएगी, ऐसे उतार चढ़ाव इनके बुक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कोई भी नया धंधा आते ही पैसा आना शुरू नहीं होता है, पहले माल लगाना पड़ता है तब माल आता है, ये कभी मत भूलिएगा। यानी इस तरह के कंडीशन में जो मोस्टली टाइम पैसा लगता है वो लगता है प्रमोटर के विजन पे, प्रमोटर के विचार पे, प्रमोटर के विश्वास पे। ये भूलने की कभी गलती मत कीजिएगा, तभी आप इस जियो फाइनेंशियल को समझ पाइएगा। तो यहां तक हमने देख लिया कि भैया हर सेगमेंट में कंपटीशन तो पूरा है। अब वहां पर कंपनी ले रही है कुछ नए स्टेप जिससे कंपटीशन को तोड़ सके। तो कंपनी ने अपना पूरा फोकस अनसिक्योर्ड लोन से हटाकर सिक्योर्ड लेंडिंग पर कर रही है, जहां वो दास यानी डिवाइस एज अ सर्विस को यूज करेगी, जिसमें लीजिंग ऑफ एयर फाइबर, फोन, लैपटॉप, होम लोन जैसे लोन पर फोकस करेगी। कंपनी 2 नए बिजनेस सेगमेंट, लीजिंग बिजनेस और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लॉन्च के भी प्लान में है। ऐसे में रिजल्ट के बाद जेफरीज ने कुछ बातें कही हैं। उनका कहना है कि बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बिजनेस ग्रोथ के लिए काम हो रहा है, ठीक है। और जियो की हाई कंपटीशन जो बजाज फाइनेंस और बैंक से है उनके लिए कोई खास रिस्क नहीं है, क्योंकि वहाँ भी देखना है ना कि उनका बजाज फाइनेंस, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं तो हमें देखना जरूरी होगा ना, तो उन पे कोई खास रिस्क नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम अब ऊपर से नीचे तक समरी बनाई जिसमें एक आईपीओ स्ट्रेटजी सेटअप पे हम आएंगे, तो जैसा कि आपने सब कुछ देखा कि कंपनी को करना सब कुछ है, हर जगह दिग्गज खिलाड़ी खड़े हैं, सबसे फाइट करने को पूरी तैयार है, तभी मार्केट में आई है, वरना आती ही नहीं। और हर जगह बेस्ट से बेस्ट करेगी। जो रिजल्ट हैं वो ऐसे ही ऊपर नीचे चलेंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। बट समरी ये है कि अगर आपको प्रमोटर पे विश्वास हो तभी कोई कंपनी पर आप, इस तरह की कंपनी जो आगे बढ़ना चाहती है वहां पर आप फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं आता है। वहां पे जिस हम आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहे थे, एज पर आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है कि जब कोई नया आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ तो उसने कोई हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद आपको पता है कि लिस्टिंग गेन मिलता है, मोस्टली में तो यही होता है कि ओवर हाइट होता है या लिस्टिंग गेन मिलता है, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आता है और उसके बाद वो शेयर साइडवेज में हो जाता है। तो अराउंड 20 दिन 25 दिन तक जब मार्केट उस हाई और लो के बीच में साइडवेज चलता है, जैसा कि जियो फाइनेंशियल चल रहा है, तो अब या तो जियो फाइनेंशियल में तेजी बननी है तो जो इसका हाई है
267 और कल हाई लगा 269.70, तो यानी 270 के ऊपर जब बंद होता है तब आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप कहता है कि इसकी नई रैली शुरू होगी। या अदरवाइज जो इसका एक बिग लो है 202 रुपये 80 पैसे का, यानी 202 के नीचे बंद होता है तो गिरावट होगी। तो ये आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप है, कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है। मतलब लर्निंग जो टेक्निकल की बनाई गई है वो कैसे देखी जाती है और किस तरीके से होती है। यात्रा वाले शेयर में देखोगे तो आप यही पाओगे कि आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप से बहुत अच्छा पैसा बना है। तो बस शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए।